प्रिय विद्यार्थियों, प्राच्यवादी भारतीय इतिहास लेखन के चौथे खंड में मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत में अंग्रेजी राज के दौरान जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहे थे, उस वक्त विलियम जोन्स के प्रयासों से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। कहा जाता है कि लंदन में जो रॉयल सोसाइटी थी, उसको मॉडल मानकर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्थापित किया था और इसका उद्देश्य भारत के अतीत का अन्वेषण वैज्ञानिक आधार पर और क्रमबद्ध रूप में करने का था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इसमें काफी कुछ सफलता भी अर्जित की और भारत के अतीत के अन्वेषण के लिए इसने साहित्यिक और पुरातात्विक क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण खोजों को अंजाम दिया, जिसके मार्फत हम लोग ये जान सके कि यूनानी स्रोतों में जिस सेंड्रोकूट्स की चर्चा की गई है वह और कोई नहीं, भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है। यूनानी ग्रंथों में जिस पॉलीब्रोथा की बात की गई है वह भारत का शहर पाटलिपुत्र रहा। तो इस तरह हम यह भी जान सके कि चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन यूनान का शासक सेल्यूकस निकेटर रहा और जो काल संबंधी उलझाव की स्थिति निर्मित थी, उसका भी निवारण भारत में अलेक्जेंडर के आक्रमण की तिथि के निर्धारण के साथ ही हो गया। साथ ही साथ जो अभिलेख भारत में अब तक अपठित थे, जिसको पढ़ा नहीं जा सका था, उन अभिलेखों को पढ़ने में इन विद्वानों को सफलता प्राप्त हुई। 1837 में जैसा मैंने बताया कि जेम्स प्रिंसेप ने अपने अथक प्रयासों से 7 साल के अथक मेहनत से ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता अर्जित की। इस तरह प्राचीन भारतीय इतिहास का लेखन जो किया गया, उसमें अभिलेखों की भूमिका या पुरातात्विक स्रोतों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही। आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में हमने कनिंघम के योगदान को देखा। मुद्रा शास्त्र के रूप में पुरातत्व के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही स्तुत्य कार्य किया और कुछ विद्वानों ने पाली लिटरेचर पर अध्ययन करके बहुत सारे अतीत के पृष्ठों को सामने लाने का कार्य किया। जर्मनी के विद्वान मैक्स मुलर ने भारतीय ग्रंथों को अनुदित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया और राइस डेविड्स ने अपना संपूर्ण जीवन बौद्ध साहित्य के अध्ययन में लगा दिया। इस तरह 19वीं सेंचुरी के अंत तक बहुत कुछ खोज हमारे सम्मुख आ चुके थे, खोजे जा चुके थे, उनका विश्लेषण किया जा चुका था और यह तत्कालीन समय में इतिहास के क्षेत्र की एक अभूतपूर्व उपलब्धि रही। संस्कृत भाषा को विशेष तौर पर पढ़ा गया और संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथों का जिस तरह से अनुवाद हुआ, उसके माध्यम से भारत की छवि को इन प्राच्यवादियों ने विश्व जगत के सामने एक सृजनशील समुदाय के रूप में प्रोजेक्ट किया, प्रस्तुत किया और जिस तरह से भारत के सभ्यता के विकास की कहानी को एक प्रभावशाली तरीके से निरंतरता के तहत प्रदर्शित किया गया, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो कार्य इटली में मानववादियों ने किया, वही कार्य भारत के संबंध में इन प्राच्यवादी इतिहासकारों के द्वारा किया गया था। और प्राच्यवादियों के इन योगदान को प्रेस ने भी तत्कालीन समय में काफी हाईलाइट किया और इनके कार्यों की उन्होंने प्रशंसा की। इस तरह विश्व की जो पुरातन सभ्यताएं थीं, उनमें भारत की सभ्यता को वह स्थान मिल सका जिसका वास्तव में वह हकदार था। विलियम जोन्स ने जो शकुंतला को अनुदित किया, उसने निश्चित रूप से
पश्चिम के रोमांटिक आंदोलन को भी प्रभावित किया। कोलब्रुक ने एस्से ऑन द वेदाज के माध्यम से आर्यों के बारे में एक महत्वपूर्ण मत दिया और उसके बाद ड्यूपेरो ने जो उपनिषदों का अनुवाद किया, उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में दाराशिकोह ने किया था और उस अनुवाद के सहारे अंग्रेजों ने, ड्यूपेरो ने उपनिषदों का अनुवाद किया और उपनिषदों का अनुवाद इतना लोकप्रिय हुआ जिसको शिलिंग और शोपेनहावर ने पढ़ा तो शोपेनहावर ने यह कहा कि उपनिषदों में तो गहरा दर्शन है और इससे वे बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुए। शकुंतला से जर्मनी के विद्वान गेटे इतना ज्यादा मुग्ध हुए कि उन्होंने महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी निरूपित कर दिया। इस तरह ब्रिटिश शासन काल में जो शासित वर्ग था, यानी भारत के लोग जिनको अब तक दबा कुचला माना जाता था, उनके लिए भारतीय साहित्य और इतिहास का यह अन्वेषण और फिर उनका अनुवाद और विश्व जगत में उसका प्रेजेंटेशन एक प्रकार से भारतीयों के लिए बहुत असाधारण उपलब्धि के समान थी और इस असंभव कार्य को संभव बनाया प्राच्यवादियों ने। लेकिन प्राच्यवादियों के इन कार्यों का कुछ नकारात्मक पक्ष भी दिखलाई पड़ता है। प्रत्येक कार्य के दो पक्ष होते हैं। अगर हम नकारात्मक पक्ष की ओर कुछ अपना ध्यान केंद्रित करें तो हम पाते हैं कि जिस तरह से विलियम जोन्स ने भाषा और प्रजाति के आधार पर श्वेत आर्य नस्ल की सर्वोच्चता को स्थापित करने का एक प्रयास किया और यूरोपीय साम्राज्यवाद की एक आधारभूत धारणा बन गई कि जो कार्य अतीत में आर्यों ने किया, अनार्यों को आकर सभ्य बनाया, वही कार्य मॉडर्न एज में अंग्रेज कर रहे हैं। भारतीय सभ्य हैं, वे उनको सभ्य बनाने के लिए आए हैं। प्राच्यवादियों की जो यह अवधारणा थी, यह एक साम्राज्यवादी अवधारणा थी और इसके मार्फत हम ये कह सकते हैं कि प्राच्यवादियों की खोज महत्वपूर्ण तो रही, लेकिन उसका एक बड़ा अंश कहीं कल्पना पर भी आधारित था, जिसने कालांतर में अध्येताओं को दिग्भ्रमित करने का भी कार्य किया और प्राच्यवादियों के कुछ दावे बाद में खारिज किए गए और उनके बारे में यह कहा जाने लगा कि प्राच्यवादियों के दावे एक घायल और मरणासन्न सभ्यता के लिए सुखद और कष्ट निवारक मरहम के समान थे। और कुछ लोगों ने आलोचनात्मक रूप से यह भी कहा कि यह विचार प्राच्यवादियों ने जो दिया वह विजित शासित जन समुदाय को पुचकारने के समान था। उनके इन दावे ने ही कालांतर में भारत में उग्र राष्ट्रवादी सोच को, विचारधारा को जन्म दिया और इसका परिणाम हमें देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी के अंतिम समय में और 20वीं शताब्दी के आरंभिक समय में ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के प्रतिक्रिया स्वरूप इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की विचारधारा का जन्म हुआ। इस तरह हमने ये पाया कि प्राच्यवादियों ने जहां एक ओर भारत के अतीत का अन्वेषण किया, अतीत के इतिहास को सामने लाया, लेकिन कालांतर में उनके इस अप्रोच के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का एक प्रकार से हम कह सकते हैं उद्भव हुआ था। थैंक यू।